नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बढ़िया एक वीडियो और लेके आया हूं। ये वीडियो रिटन इंग्लिश वालों के लिए। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। आप इस चैनल को, इसकी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के कमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं। आप लोग अपना कीमती डाटा और समय लगा रहे हैं, इस बात का मुझे एहसास है। ये जितनी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं ये फ्यूचर के लिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट गारंटी के साथ बनाता हूं मैं आपको। किसी भी यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी आपको इंग्लिश सीखने की या जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको। मेरी बाकी सारी वीडियोज़ देखें तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा रिटेन इंग्लिश क्या होती है, स्पोकन इंग्लिश क्या होती है, टेंस और ट्रांसलेशन की हेल्प लोग क्यों लेते हैं, क्या हम बिना टेंस और ट्रांसलेशन के भी स्पीकिंग कर सकते हैं, स्पीकिंग में और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में क्या फ़र्क है, और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या याद करना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी नहीं, लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपने 25 साल के तजुर्बे के साथ मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वर्ल्ड नंबर वीडियो इसलिए मुझे हर वीडियो में इस बार इसलिए कहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ़ की बात है, वो इसलिए क्योंकि ये पहला वीडियो ऐसा है जहाँ पर आप ABCD भी बनाना सीखते हैं। स्पेलिंग की डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो स्पेलिंग बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद बेसिक लेवल है, उसके बाद मीडियम लेवल है, एडवांस लेवल है, इसके अलावा ट्रांसलेशन भी है, रिटन इंग्लिश भी है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में क्या फ़र्क है, क्यों लोग अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरी जगह जाकर, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी डिटेल्ड मेगा वीडियोस बना रखी हैं। छोटी मोटी वीडियोस नहीं है, पूरा ग्रंथ है वो। तो जो कुछ मैंने 25 साल में सीखा है, जाना है अपने गुरुओं से और रिसर्च से, वो आप लोगों को लगातार इस वीडियो पे मिल रहा है। आज की वीडियो जो है एसआरएम की ही सीरीज़ है। सारी सीरीज़ आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि शुरू में 2 या 3 वीडियो ही बनाऊंगा, जिसमें बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा कवर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं उस कंटेंट को और शेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी काफ़ी सारी वीडियोस इसकी और बनानी पड़ेंगी, ताकि मेरा ये मानना है कि इतनी आसान वीडियो बनाओ ताकि भारत के हर कोने में आने वाली जनरेशन्स को भी ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसके अलावा जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं, तो हम ऑनलाइन कोर्स तो करवा ही रहे हैं आपको, और आप काम करके हमें भेजते भी हैं, आपका भी शुक्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर इस चैनल पे आ ही गए हैं या हमारे पुराने साथी हैं तो बाकी सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। स्पेलिंग पे हैं तो आगे बढ़िए, जिस लेवल पे है उससे आगे की वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, इन फ्यूचर भी बहुत सारी मिलेंगी। तो इतना कहना था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआरएम में एक और बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें। मुझे पता है आपका डाटा कीमती है, आपका समय कीमती है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें कोई भी परफ्यूम वाली कहानी नहीं डाली है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है इसमें, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सकें। देखिए, जिसको इंग्लिश आती है या आजकल लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज भी हमारे भारत में मेरा टारगेट उन करोड़ों बच्चों की तरफ है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की हेल्प से अपनी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टेंस, ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव नरेशन कराया जाता है। उसमें भी 4-5 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपने गौर किया होगा, अपने आप को देखिए, अपने आसपास बच्चों को देखिए कि जब उन्हें स्पीकिंग के नाम पर ट्रांसलेशन करवाई जाती है तो 5 या 6 महीने बर्बाद करने के बाद कितनी जगह कोचिंग्स यूट्यूब को देखने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए। तो सारी वीडियोज़ देखिए, और जो फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी उन्हें भी देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और हमारे साथ जुड़िए भी, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी है आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का जो मेगा वीडियो है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं, तो थोड़ा समय लेके देखिए, बट पूरी देखिए, और जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिल रही है मेरे बोलने से या जो कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, उसको साथ साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठें और उस हर इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करते रहें, क्योंकि इंग्लिश कम से कम आने वाले 10, 20, 50 सालों के लिए कहीं नहीं जाने वाली है। तो आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, आपको ये कुछ फ़ायदा ही देगी डेफिनेटली। तो आइए शुरू करते हैं।
तो पहले भी मैं आपको काफ़ी सारी इसकी सीरीज़ दे चुका हूँ। इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में, यानी इसका चौथा पार्ट है, तो उस वीडियो में मैंने यहाँ पे रोका था कि हम जो है देयर का यूज़ इज़ आर एम के साथ कैसे करें। मैंने आपको ये भी बताया था। तीनों वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, आप चिंता ना करें, बारी बारी से देखें उसको। तो आपको जो है देयर के बारे में मैंने बताना शुरू किया था कि देयर का इज़ आर एम के साथ कैसे हम यूज़ करें। तो आपको पता ही है कि ये इज़ आर एम की सीरीज़ चल रही है। तो एक बात और बता दूं, इज़ आर एम अगर आपने सीख लिया तो वाज वर्ब भी सीख लेंगे और विल भी सीख लेंगे, क्योंकि ये तीनों वर्ब्स कनेक्टेड हैं। उसके बारे में बाकी तीनों वीडियोस में डिटेल्स में देख सकते हैं। अब आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है तो मैं इसको और डेप्थ में और गहराई में बना रहा हूँ और नई नई जानकारी इसके साथ जोड़ रहा हूँ, ताकि आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी हैं उसको बहुत आसानी से सीख सके, जान सके। तो आइए देखिए, जब हम इज़ आर एम की शुरुआत करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आई वी यू दे ही शी इट, मैं लड़का हूँ, मैं राजकुमार हूँ, वो लड़की है, मैं टीचर हूँ, बस यहीं तक सीमित रखते हैं। लेकिन इज़ आर एम का बहुत बड़ा स्कोप है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में बताता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं। वैसे तो कोई भी सीख सकता है, इसमें इतनी जानकारी डाल रखी है मैंने नई सारी सीरीज़ में, लेकिन उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश और हिंदी की हेल्प से रिटन इंग्लिश करना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसकी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि भाई आप वर्ड्स तो सीख ही रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीख ही रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में उसे कैसे यूज़ किया जाएगा। देखिए, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक वर्ल्ड का पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको रिटन स्पोकन, जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उसके बाद भी एक लेवल और है हाई हमारे पास, और उसकी बहुत लंबी सीरीज़ आपको मिलने वाली है। वो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप लोग हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ट्रांसलेशन की हेल्प लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे भारत में, राइट। तो अभी इस वीडियो में इज़ आर एम को मैं डिटेल में बताऊँगा, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि देयर का यूज़ आप सीखेंगे, हाउ मैनी और हाउ मच का पूरा डिटेल में सीखेंगे। इसके मैंने डायलॉग्स भी दिए हैं, मतलब बहुत गहराई में बताया, ये नहीं है कि सिर्फ इसके नियम बताए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, डायलॉग के फॉर्म में दिए हैं। यानी जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे तब तक इन चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी, और किसी भी वीडियो, किसी भी किताब के मुकाबले। तीसरी चीज़ आप सीखेंगे इज़ आर एम के साथ, पहला यूज़ देयर का सीखेंगे, फिर हाउ मैनी हाउ मच का, उसके बाद फिर इज़ आर एम के साथ हम इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, बाय, टू, इनका यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं बताया जाता। आप अगर देखें तो ज़्यादातर आपको इज़ आर एम का आई वी यू दे, मैं हूँ, वे हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो इन, ऑन, एट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हिंदुस्तान में जितने भी हैं, मैं पर्टिकुलरली बताऊं, या पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, तो वो इज़ आर एम में इन, ऑन, एट, इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनके हाउ मैनी और हाउ मच के साथ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और देयर के साथ भी। सच पूछिए तो ये सीखते ही नहीं ना, टीचर सिखाता है। मैं 1% टीचर की बात हटा दीजिए, 99% टीचर इतनी गहराई में न जाते हैं और न बताते हैं, न बच्चे को पता चलता है। तो आज की वीडियो इसके बारे में है, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, साथ में जो मैं बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में, वो सारी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है, तभी समझ में आएगा। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी तरक्की से बढ़कर, आपकी सुख शांति से बढ़कर नहीं है। ये वीडियो लंबी होती ज़रूर है, लंबी बनाना मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एडवांस में जो अगली वीडियो आने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसकी सीरीज़ में एक एक करके थोड़ा और बढ़ाता जा रहा हूं, नई नई जानकारी देता जा रहा हूं। अगली वीडियो में आप देखेंगे सम, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, और बहुत सारे ऐसे शब्द, इनका इज़ आर एम के साथ कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इज़ आर एम के साथ किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ कहना बहुत नहीं रहता है, तो माफ़ कीजिए, तो इज़ आर एम में पर्सन की जॉब के बारे में कैसे बात करें, प्रोफेशन के बारे में कैसे बात करें, पर्सनालिटी के बारे में कैसे बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कैसे बात करें, उसकी फैमिली में कौन है, कैसा दिखता है, क्या एज है, क्या उसकी इनकम है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, ओवरऑल बहुत सारी बातें। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो हमें आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं।
तो ये अगली वीडियो है तो अगर आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तब तक शेयर कर दें अपने उन फ्रेंड्स के साथ ताकि इसकी जानकारी उन्हें मिल सके, ठीक है। और आप भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको भी ये आने वाली वीडियोस तमाम मिलती रहे, क्योंकि मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि वीडियोस डालता रहूँ, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको परेशान मत हो, बाद में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये उनके लिए जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी है तो उनको भी मैंने ध्यान में रखा हुआ है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट और देयर ये दोनों कहलाते हैं, क्योंकि जहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी ये सारे वर्ड्स नहीं लगते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बचपन से इन्हीं के साथ सीखते आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ, तो उनको बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये जो इट और देयर है, ये इनका जो यूज़ है ये बेसिकली जहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी ना लगता हो उसकी जगह फिर हम इट और देयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि संसार में प्लेस भी है, जगह भी है, पर्सन भी यानी व्यक्ति भी हैं और थिंग भी है, वस्तुएं भी हैं। तो सबके बारे में हमें बात करनी पड़ती, लिखना पड़ता, बोलना पड़ता, सुनना पड़ता, समझना पड़ता है, ठीक है। तो वस्तु और जगह के बारे में हम बहुत कम लिख या पढ़ पाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता। खाली मैं टीचर हूँ, मैं राजकुमार हूँ, वो एक डॉक्टर है, इसके बारे में सीखते हैं, वो मेरी बहन, कुछ इस तरह से। तो ये दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये वस्तु के लिए, पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन डिटेल में जानेंगे। और इसके अलावा आप ये जानेंगे कि देयर का यूज़ और हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ कैसे हम करेंगे, राइट। देयर का मतलब होता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट का मतलब होता है यह, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बड़ी और बहुत सारी जानकारी दी है, उसे ज़रूर देखिए, मैं लिंक में दे दूंगा। इसके बाद देयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली देयर का मतलब होता है वहाँ। वहाँ मतलब कहाँ, किसी जगह, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ, किसी जगह पर, किसी जगह में, किसी जगह के बारे में। मतलब हम ये बताना चाहते हैं जब देयर का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ क्या है और कहाँ है। जैसे कि वहाँ पर क्लासरूम में 6 बच्चे हैं, तो क्या हैं जी, बच्चे हैं। कहाँ हैं जी, क्लासरूम में। मेरे बैग में एक पेन है, ठीक है, क्या है, पेन है। कहाँ है, बैग में। इस तरह देयर का यूज़ हम एक दिन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ये बताने की कि वहाँ पर कुछ है, किसी जगह पर कुछ है। हमारी कॉलोनी में एक बस स्टैंड है, हमारी कॉलोनी में 2 स्कूल हैं, आपकी कॉलोनी में 2 स्कूल हैं, मतलब इस तरह से हमें। तो देयर का मतलब होता है वहाँ जहाँ की हम बात करेंगे, किसी जगह पर, यानी किसी जगह की हम बात करते हैं, और किसी जगह में क्या है और कहाँ है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दें, ये शब्द हमेशा वाक्य को शुरू करने के काम आते हैं, इसलिए इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी नहीं लगता है वहाँ पर इट या देयर से हम काम चलाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये नियम है। इसीलिए जैसे ये किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, ऐसे ये दोनों शब्द भी कई सेंटेंसेस को शुरू करने के काम आते हैं। तो इंट्रोड्यूस करते हैं ये किसी प्लेस को या थिंग को, यानी वस्तु को या जगह को, स्पेशली उनके लिए यूज होता है। बच्चे इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं लगता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा। देयर इज ए गर्ल इन दिस क्लास, राइट। देयर इज़ ए गर्ल इन द क्लास। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इसको सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि वन गर्ल इन द क्लास। वन गर्ल इन द क्लास सेंटेंस को करेक्ट नहीं माना जा सकता, राइट। तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए उसका भी एक जवाब है। जैसे ये बेसिकली देयर वाले सेंटेंस, जाहिर सी बात है किसी न किसी सवाल के जवाब में तो होंगे ही होंगे। तो सवाल कौन से हैं, वो सवाल हाउ मैनी से बनते हैं और हाउ मच से बनते हैं, कि कहाँ पर क्या है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को देयर से ही शुरू करना चाहिए, सीधा आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप ये लिखें कि ए गर्ल इज़ इन द क्लास, 7 days इज़ इन ए वीक, 12 months इज़ इन ए ईयर, या आर इन ए ईयर, 7 days आर इन ए वीक। नो, ये तरीका गलत माना जाता है इंग्लिश के हिसाब से। वो एक बात अलग है कि एक्सेप्टेबल हो जाए, या कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो एक बात अलग है, बट सही तरीका ये देयर इज़ ए गर्ल इन द क्लास, एक लड़की है क्लास में। देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कहाँ, देयर मतलब कहाँ, सप्ताह में। देयर मतलब कहाँ, क्लास में। क्या है, लड़की है। देयर मतलब सप्ताह में क्या है, 7 दिन। देयर आर 12 months इन ए ईयर,
साल में 12 दिन होते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम में कहाँ, क्रिकेट टीम में कहाँ, साल में कहाँ, हफ्ते में कहाँ, क्लास में। क्रिकेट टीम में क्या होते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स होते हैं। साल में क्या होता है, देयर आर 12 मंथ्स। एक हफ्ता में क्या होते हैं, देयर आर 7 डेज, 7 दिन होते हैं। क्लास में कौन है, देयर इज ए गर्ल, एक लड़की है, राइट। देयर आर 2 बॉयज़ इन द पार्क, पार्क में 2 लड़के हैं। देयर आर 24 आवर्स इन ए डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये जो पहला शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर का सीधा मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ देयर का मतलब यहाँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। इन द पार्क यानी ये जो टुकड़ा है इसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें देयर हेल्प करता है कि एक हफ्ते में, एक साल में, क्रिकेट की टीम में, बैग में, पार्क में, दिन में, मतलब कहीं पर क्या है। फिर ये सारी चीज़ें हैं कि एक लड़की है, 7 दिन है, 12 महीने हैं, 11 प्लेयर्स हैं, 2 लड़के हैं, 24 घंटे। देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, रोक के देख भी सकते हैं, और जो ज़रूरी बात सामने दिख रही है उसे लिख लीजिए, और जो मैं समझा रहा हूँ साथ में से उसमें से जो भी अच्छी बात लगे, पूरी वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें से उसे उतार के लिखते रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में किसी जगह की बात हो रही है, यानी कहीं पर कुछ है, क्या है। और जानते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, समय, दिन, तारीख आदि की जब बात चलती है यानी कि ये किसी व्यक्ति, एक वस्तु, जानवर, पक्षी, समय, दिन, तारीख आदि, इन सब की जब बात चलती है तो इट का यूज़ हम कब करते हैं। आपको याद है इट का यूज़ पिछली वीडियो मैंने बता रखा। इनके बारे में हम इट का यूज़ तब करते हैं जब इनके बारे में कुछ बात करें। ध्यान दीजिए क्या फ़र्क है इट में और देयर में। जब हम इनके बारे में कुछ बताएं तो वो इट है, इट का यूज़ करेंगे, राइट। इट इज़ ए पेन। लेकिन जब ये चीज़ें कहीं पर हैं और इनमें से क्या है, जब उसकी बात करनी है तो हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे पेड़ पर एक चिड़िया है या पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो पहले देयर कहना पड़ेगा। देयर मीन्स वहाँ, सुनने वाले का ध्यान वहाँ पेड़ पे दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ एक डाल पे जो है एक चिड़िया बैठी है, ठीक है, तो आप जब यहाँ खड़े हैं तो किसी आदमी से कहते देयर, तो ये देयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर हम क्या दैट से इसका यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ए वर्ड। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए देयर, दैट और इट में एक तीसरा शब्द और आ गया, दैट। तो इन तीनों को समझिए, ठीक है। इन तीनों का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप समझिए थोड़ा। इस कॉपी में मैं लिखता हूं, इट इज़ ए बर्ड, इट इज़ ए बर्ड, दिस इज़ ए बर्ड। अब जब देयर का यूज़ करेंगे, देयर इज़ ए बर्ड। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल में कितना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों शब्द और तीनों वाक्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब मैं इट इज़ ए बर्ड कहता हूँ तो मेरे सामने एक चिड़िया है, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ कि ये जो सामने है, मान लीजिए इट इज़ ए बर्ड, ये चिड़िया है, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ तो इट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जानवर, वस्तु, इन सब के लिए इट का यूज़ होता है। इट इज़ ए बर्ड। किसी ने पूछा ये क्या है, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ इट, इसका सवाल देखिए कितना अलग हो गया। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, इट इज़ ए बर्ड। अब किसी ने आपसे इशारा करके पूछा व्हाट इज़ दिस, पास के लिए दिस का यूज़ होता है, दूर के लिए दैट का। अब मैं आपसे इशारा करके पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। दोनों में फ़र्क समझिए, एक में तो आप सीधा ये बता रहे हैं कि ये क्या है, दूसरे में इशारा करके बता रहे हैं कि ये क्या है। दोनों में फ़र्क ये है, बारीक फ़र्क है, समझिए। ये आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, ना हर चैनल पे मिलेगा।
आपने देखा होगा एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, वन में वन का भी मतलब एक होता है और ए और एन का भी मतलब एक होता है। इन दोनों एक में फ़र्क क्या है? आप अपने किसी टीचर या गुरुजन से पूछ सकते हैं कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि सर वन का भी मतलब एक होता है और ए और एन का मतलब भी एक ही होता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपको जवाब मिलता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें मेरे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी किसी से पूछें तो मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। नहीं तो मैंने अपनी एक वीडियो में, बहुत डिटेल वीडियो है, उसमें बता रखा है, क्योंकि बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब आइए, व्हाट इज़ दिस। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, आपने मेरे से इशारा करके पूछा व्हाट इज़ दिस, तो मैंने कहा दिस इज़ ए बर्ड, ये एक चिड़िया है। तो दोनों में फ़र्क है। इट इज़ ए बर्ड, ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये भैया ये चीज़ क्या है, ये बर्ड है। लेकिन इशारा करके जब कोई पूछेगा तो मैं भी इशारा करके ही बताऊँगा, तो दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ होता है। अब देयर इज़ ए बर्ड में क्या फ़र्क है? देयर इज़ ए बर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी एक पेड़ की डाल पर यहाँ पे चिड़िया बैठी है और मैं चाहे यहाँ हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं सामने भी हूँ तो भी मैं कहूँगा अरे देखो देयर मतलब पेड़ पे, देयर इज़ ए बर्ड। तो पूछेगा कहाँ, तो कहेगा ऑन द ट्री। भाई सिंपल सी बात है। तो जब मैं देयर इज़ ए बर्ड कहूँगा, यानी कि पहले मैं ये जब बताना चाहूँगा कि कुछ है, क्या है ये बताना, और साथ में एक चीज़ अपने आप शुरू हो जाएगी कि सामने वाला फिर आपसे पूछे कहाँ है, तो आप कहेंगे ऑन द ट्री। देखा आपने फ़र्क, कितना फ़र्क है। अब आप दो दोस्त जा रहे हैं, आपने एक चिड़िया देखी, आपने कहा अरे सी देयर, तो सबसे पहले वो आदमी वहाँ देखेगा देयर इज़ ए बर्ड, वहाँ पे एक चिड़िया दिख रही है। कहाँ पे है? ऑन द ट्री। तो देयर इज़ ए बर्ड ऑन द ट्री। लेकिन इसके साथ दिस इज़ ए बर्ड ऑन द ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि दिस इज़ ए बर्ड में तो सीधा आप सिर्फ बर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इट में तो सिर्फ ये बता रहे हैं, ना इशारा कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कहीं पर कुछ है। आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक चिड़िया है और कुछ नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसे जो समझ रहे हैं वो नहीं है, ये एक चिड़िया है। तो ये तीनों में फ़र्क है। इस वीडियो को जब आप आगे पीछे करके देखेंगे, थोड़ा सा होल्ड करके देखेंगे, तो ये चीज़ अपने आप समझ में आएगी जो मैंने अभी आपको समझाया है। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, समय, दिन, तारीख, इन सब की जब हम बात करते हैं तो हम देयर का यूज़ करते हैं कि कहीं पर कुछ है। कहीं पर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपने दिन की बात की। लेकिन जब आप इट का यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने बना रखी है। जब आप इट का यूज़ करेंगे, आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे, देयर इज़ मंडे नहीं कहेंगे, इट इज़ मंडे। ये वस्तु है, इट इज़ ए पेन, ठीक है। जानवर है, इट इज़ ए कैट। पक्षी है, इट इज़ ए पिकॉक, ठीक है। समय है, इट इज़ 7 o'clock। तारीख है, इट इज़ 15। लेकिन जब देयर की बात करेंगे, इससे तो एक ही बात बताई कि क्या है। लेकिन ये जब देयर का यूज़ करेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या कह रहे हैं आप और कहाँ कह रहे हैं आप। तो मैं कहूँगा, आप देखिए, देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज़ ए बर्ड ऑन द ट्री, देयर इज़ ए बर्ड, सॉरी जानवर में एनिमल लगा दीजिए, मान लीजिए देयर इज़ अ बफेलो, भैंस है पानी में, इन द रिवर। देयर इज़ ए बर्ड ऑन द ट्री, देयर इज़ 24 hours इन ए डे। 24 घंटे में समय की बात कर रहे हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 24 hours इन ए डे, देयर आर 7 days इन ए वीक, राइट। तो ये सारी चीज़ें देयर के साथ यूज़ होती हैं। देयर का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर जगह हम IVU दे के साथ पूरी इंग्लिश नहीं चला सकते, सारा काम नहीं चलेगा। तो ये पहला फ़र्क है जो आपने देखा। आइए आगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। अब ज़रा देखिए, ज़रा देयर के 2 यूज़ हैं, समझने की कोशिश कीजिए, और गहराई में हम जा रहे हैं। अब बहुत सारी ये बातें मिक्स हो रही हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इनको मैं बाद में एक एक करके भी आप लोगों को बता दूंगा अलग अलग वीडियोस में। लेकिन ये मेगा वीडियो है, तो मेरी कोशिश ये है कि जो हमारा टॉपिक है उसी तक सीमित रहें और उसी के बारे में एक्सप्लेन करें आपको। तो आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, बार बार करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह समझा दिया है।
उल्टा सीधा चित्र जैसा भी मुझे आता है बनाकर बता दिया मैंने आपको। तो देयर का यूज़ सीखते हैं हम। अब देयर के भी दो तरीके हैं। नंबर वन, देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि वाक्य के शुरू में आता है। इसे सब्जेक्ट का मतलब ये, इससे सवाल भी बन सकता है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं और सिंपल भी बोल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ये रहेगा, यानी इस क्वेश्चन में ये वर्ड भी रहेगा ज़रूर। इज़ारम तो रहेगा ही रहेगा, ये शब्द भी देयर रहेगा ज़रूर। और एक देयर का यूज़ होता है किसी जगह के लिए, राइट। फर्क देखिए, देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, तो कोई ना कोई जगह है, कहाँ पर है और क्या है, ध्यान है। देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक पेन है। देयर इज़ ए काउ इन द रिवर, राइट। इसके साथ हम यहाँ चलिए इन द रूम कर देते मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि गाय अक्सर पानी में नहीं जाती हैं, मुझे जानकारी है इस बात की। भैंस जाती हैं, तो अगर भैंस होती, बफेलो होता तो इन द रिवर हो जाता। देयर इज़ ए फार्मर इन द फील्ड, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। जैसे करंट स्टेज पे हो सकता है थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन आप एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, फैमिली में 5 मेंबर हैं, फील्ड में फार्मर है, रूम में काऊ है, टेबल में पेन है। अब आप कहेंगे काऊ रूम में क्यों है? क्योंकि अगर आप गांव में जाएंगे तो इनके लिए हम अलग जगह बनाते हैं, क्योंकि हम गाय माता का दर्जा देते हैं, माता का तो रूम बनता है। एक एग्जाम्पल है, समझिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में लिखा। अगर यहाँ पे मैं बफेलो लिख दूँ कि भैंस इन द रिवर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता, कोई डाउट नहीं होता। तो आपने देखा कि जब हम देयर का यूज़ करते हैं तो इन वाक्यों में दोनों चीज़ें साथ में आ रही हैं कि क्या है, पेन है, काऊ है, फार्मर है, 5 मेंबर्स है। कहाँ है? टेबल पर है, रूम में है, फील्ड पे है, इन माई फैमिली है। देख रहे हैं आप, क्या है? 28 स्टेट्स हैं। कहाँ है? इंडिया में। तो देयर आर 28 स्टेट्स, राज्य इन इंडिया। ये तो हो गया ऐसे सब्जेक्ट। पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल कोई भी गैस नहीं, नो बात, नो बकवास, सीधी बात। थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है। अब आगे आइए, देयर यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट हो गया कि कहीं पर कुछ है, लेकिन एक देयर का यूज़ होता है कि कहीं कुछ है। जैसे वहाँ एक पेन है, वहाँ एक शेर है, वो वहाँ है, ये कुर्सी वहाँ है। तो अब पेन इज़ देयर, ये पेन कहाँ है? वहाँ है। ए लॉयन इज़ देयर, एक लॉयन कहाँ है? वहाँ है। अब हम ये नहीं बता रहे कहाँ है ये बता रहे वहाँ है। जाहिर सी बात है, जब मैं ये बात आपको कह रहा हूँ एक शेर वहाँ है या एक शेर जो है वहाँ है, तो जाहिर सी बात है कोई जगह है, तो मैंने इस स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसी बात को इस स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करूँ, ए पेन इज़ देयर मतलब एक पेन वहाँ है, ले लो ठीक है। शेर वहाँ है, देखो दिखाई दे रहा है। ही इज़ देयर, वो वहाँ है, बुला लो। ये चेयर इज़ देयर, कुर्सी उठा लो और बैठाओ जो हमारे घर में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर, ठीक है, वहाँ है। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं पर है और क्या है, दोनों चीज़ें एक साथ है, तो दोनों में ये फ़र्क आ गया। इसमें क्या है, कहाँ है, दोनों चीज़ें हैं। किस जगह में है, यहाँ पे किस जगह की बात नहीं की जा रही, बस ये बता दिया वहाँ है। वहाँ का मतलब ये हो गया कि जो सामने सुन रहा है या जो बोल रहा है, उन दोनों को पता है कि ये चीज़ें कहाँ पर है और किस जगह में है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है जब आप कहें कि कोई चीज़ कहाँ है, कैसे है, तो वो चीज़ आपकी आंखों के सामने ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, आपने पूछा सर एक पेन चाहिए था, मैंने कहा ले लो, देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, वहाँ जाके ले लो, पेन है टेबल पे रखा हुआ है, वहाँ जाके ले लो, ठीक है, ये तो सामने की बात होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भारत में 28 राज्य हैं या मेरी फैमिली में 5 आदमी हैं, तो ज़रूरी नहीं है मेरी आंखों के सामने ये बात हो रही हो, लेकिन आपको जानकारी दे दी कि कितने हैं और क्या हैं और कहाँ हैं, कितने हैं कहाँ हैं, कितने हैं कहाँ हैं। हो सकता है हम जहाँ बात कर रहे हो ठीक सामने वो चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं ताकि समझ जाए। अब अगर किसी ने पूछा भारत में कितने राज्य हैं, तो आप सीधा कह सकते हो देयर आर 28 स्टेट्स, क्योंकि उसने कहाँ है ये तो पहले ही बता दिया। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, मैंने कहा जी 5 हैं, देयर आर 5 मेंबर्स। फील्ड में कौन है, देयर इज़ ए फार्मर। रूम में कौन है, देयर इज़ ए काउ।
टेबल पे क्या है, देयर इज़ ए पेन। अब जब ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है तब आप इतने से काम चला सकते हैं, इतने वाक्य से, क्योंकि मैंने जगह तो बता ही दी है किस जगह की बात हो रही है। अब आप सिर्फ ये बताएंगे क्या है वहाँ, ये है जी वहाँ। अब ये पार्ट जो है कहाँ है जी, ये सारा पार्ट उनको बता रहा है, यानी इन ऑन एट के साथ यूज़ करके। तो यहाँ पे वीडियो आप रोक के देख सकते हैं, इनको समझिए। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, यहाँ मत रुकिए। इस पूरी वीडियो को, जितनी वीडियो मैं लंबी बनाता हूँ उन्हें पूरा ज़रूर देखा करिए। जो बातें मैं समझाता हूँ वो बातें लिख भी लिया करिए साथ में, क्योंकि कुछ बातें मैंने लिखी हैं, कुछ बातें मैंने समझाई हैं मुंह से जो यहाँ नहीं लिखी हैं, तो उन्हें आप लिखते रहिए। और एक बार में अगर ना समझ में आए तो वीडियो आपके पास है, 100 बार देखिए, आगे पीछे करके देखिए, रोक रोक कर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते, देयर इज़ ए पेन इन द बैग। सबसे पहला सवाल क्या है, पेन है। देखिए इस वाक्य से क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, क्या निचोड़ निकल रहा है इस वाक्य का। तो इस का निचोड़ ये निकल रहा है कि देयर इज़ ए पेन। तो पहले क्या है जी, पेन है। दूसरा कहाँ है जी, बैग में है। तो दो टुकड़े हो गए, एक कहाँ है और एक क्या है। ये रहा क्या है और ये रहा कहाँ है। और देयर इज से आपने शुरुआत की है ना, सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड कहते हैं। समझ में आ गया जी। सेंटेंस को शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया आपने, फिर बताया क्या है और कहाँ है। तो अब आइए, अब जब इससे वाक्य आप बना रहे हैं देयर से, तो खाली देयर से तो आप सेंटेंस बना नहीं लोगे भाई। अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी देयर से बनाना सीख रहे हैं, इसके साथ इज आर एम भी यूज़ होता है। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो वाज वर भी यूज़ हो जाएगा, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो विल भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही फैमिली के वर्ड है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सेम सेंटेंस जहाँ आपने ये लिखा इज आर एम, वहाँ पे वॉज भी लगा सकते हैं, वहाँ पे विल भी लगा सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एक बार में एक, इनमें से एक, ये ध्यान रखना। तो खाली इससे तो वाक्य बनेगा नहीं कि देयर इज लिख दिया, क्या देयर इज। तो अब हर बार की तरह मैं आपको ये 4 फैमिली मेंबर दे रहा हूँ जो इनके साथ यूज़ होंगे, इन्हें समझने की ज़रूरत है। पहला ए एन तो पुराना है, आप जान ही चुके हैं। ये पहले 3 को मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी जितनी वीडियो के पार्ट्स बने हैं, राइट। इसमें सम, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मच, ए लॉट ऑफ, ये नए शब्द आए हैं। इनकी क्या हिंदी होती है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये सारे वर्ड्स इनसे बनेंगे। और इनके साथ एक वर्ड और जोड़ना भूल गया मैं, हाउ मैनी, हाउ मच, वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, क्योंकि हाउ मैनी और हाउ मच का जो प्रश्न है उसी का जवाब देयर से बनता है, क्योंकि इसमें भी देयर आएगा, इसका जवाब भी देयर से ही दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है सवाल पूछा हो तभी आप इसका जवाब दें, कहने का मतलब ये है कि सवाल भी देयर के इसी से पूछे जाते हैं। कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे आप देखेंगे पूरी वीडियो में। तो अब देखिए, एक बहुत आसान तरीका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक तरीका मैंने अपनाया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो एक चित्र बनाया है मैंने। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कितने आइटम्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये रहा 2 बतख है, दूसरा ये रहा 2 पेड़ हैं, तीसरा ये रहा एक झोपड़ी है, चौथा ये है एक सूरज है, पांचवा ये है 4 चिड़िया बनाने की कोशिश की मैंने यहाँ, और छठी चीज़ है 2 फूल। तो इस तरह से मैंने 6 चीज़ें इसके अंदर दिखाई हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कुछ एक हैं, कुछ एक से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनते हैं तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, सिंगुलर की भी ज़रूरत पड़ती है और प्लूरल की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक वचन जिसे कहते हैं और बहुवचन। जब हम एक चीज़, एक जगह, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो एक वचन कहलाता है, और जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वो बहुवचन कहलाता है। ये हर भाषा में होता है,
तो वाक्य जब आप बनाएंगे तो या तो आप एक वचन में या बहुवचन में बनाएंगे ही। तो इस चित्र में देखें आप ये चीज़ माफ़ कीजिए मैंने बनाई है। अब इस चित्र में मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप इससे भी बड़ा चित्र देख सकते हैं या बना सकते हैं, या अगर आप किसी को सिखाना चाहें तो आप इससे भी बड़ा चित्र, जिसमें से जैसे एक कमरा दिखा दिया, उसमें खिड़की दिखा दिए, पंखे दिखा दिए, पर्दे दिखा दिए, सीनरीज दिखा दी, गुलदस्ते दिखा दिए, फिर किसी से पूछा बताओ इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है वो बताओ। हिंदी में हम क्या कहेंगे जी, यहाँ 2 बतख हैं, यहाँ मतलब इस चित्र में, यहाँ 2 पेड़ हैं, यहाँ मतलब देखिए यहाँ शब्द यूज़ हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं दूर से पूछूं भैया इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ, तो आप कहेंगे वहाँ पे सर 2 बतख है, वहाँ मतलब इस पिक्चर में, वहाँ 2 पेड़ हैं, एक झोपड़ी है, एक सूरज है, एक ये लेटेस्ट सूरज है इसलिए इसका निशान ऐसा है, उसके बाद फिर 4 चिड़ियाँ हैं, 2 फूल हैं, ठीक है जी, आपने बना दिया। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो इन दिस पिक्चर में अगर कोई आपसे पूछे, एक चीज़ पूछेगा तो कहेगा व्हाट इज़ देयर, ठीक है। जब 2 चीज़ों के बारे में पूछेगा तो जो है पूछेगा व्हाट आर देयर, ठीक है, क्या हैं वहाँ पे, बहुवचन के लिए हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर भी जब उसने पूछा व्हाट इज़ देयर तो जाहिर सी बात है एक चीज़ के बारे में पूछेगा, व्हाट आर देयर पूछेगा तो एक से ज़्यादा के बारे में पूछेगा, तो इसका जवाब भी देयर इज से ही होगा जब इससे पूछा जाएगा, और जब आर से पूछेगा तो देयर आर, क्योंकि इसमें देखिए सेंटेंस में वर्ब पहले लग गया तो क्वेश्चन बन गया। जब देयर से आंसर देंगे तो इज में पूछा गया तो इज में आंसर देंगे, और आर से पूछा गया तो आर में आंसर देंगे, ठीक है। तो एक के साथ इज आएगा, कैसे, देयर इज ए हट, एक झोपड़ी है, चित्र में आप देखिए एक झोपड़ी है तो देयर इज ए हट, जो एक एक चीज़ें हैं, देयर इज ए हट, देयर इज ए सन, ये एक एक चीज़ें हैं। 2 चीज़ें होगी, देयर आर 2 डक्स, देयर आर 2 ट्रीज, देयर आर 4 बर्ड्स, देयर आर 2 फ्लावर्स इन दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक की बात करें तो इज आएगा, क्वेश्चन भी उस हिसाब से पूछा जाएगा। देयर इज ए सन एक है। अब ज़्यादा की बात हो रही हो तो देखिए मैंने आर लगा दिया, क्योंकि आर का मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है, और इसका क्या मतलब होता है। तो हिंदी में भी बहुवचन बनाएंगे तो है आएगा, और एक की बात करेंगे एक वचन की तो इस तो है आएगा, तो उस हिसाब से यूज़ करना है आपको। तो क्या देखा है, ज़्यादा के साथ आर आएगा, देयर आर 2 डक्स, देयर आर 2 ट्रीज, देयर आर 2 फ्लावर्स, वहाँ पे 2 फ्लावर हैं, 2 पेड़ हैं, 2 बतख हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये उसकी इंग्लिश बनी है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है, क्योंकि उस फोटो में जो आप देख रहे हैं एक एक क्या चीज़ है, एक झोपड़ी एक सूरज, ये दोनों एक एक है, सिंगुलर है। बहुवचन क्या है, बहुवचन है 2 पेड़ 2 बतख 2 फूल और 4 पक्षी, बहुवचन है। तो इस हिसाब से इनका जवाब भी दिया गया है, यहाँ पे आर लगाया गया है, एक चीज़ के साथ एस लगाया गया, और देयर से सेंटेंस बना है। तो व्हाट इज इन दिस पिक्चर, व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर, व्हाट आर देयर इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है, तो इनके 2 जवाब हैं, सिंगुलर जवाब ये, प्लूरल ये। एक चीज़ के बारे में बात करना है तो ऐसे इज यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करना है तो आर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देयर का यूज़ आप देख रहे वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जहाँ पर अगर बात ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी, चाहे इसे अनलिमिटेड बार आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोक के देखेंगे तो ये नियम समझ में आएंगे। मैं ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि लंबी वीडियो है, तो इसलिए। अब आइए देखिए, 3 चीज़ों का इस्तेमाल हम फिर सीखेंगे, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। 3 शब्द हैं यहाँ पे अलग अलग। अब एक सवाल आ सकता है, कोई आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए कि एक टेबल है, ये टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल पर एक गेंद बनाई है मैंने, चाहे ऐसी ना दिख रही हो, आप मान के चलिए कि ये टेबल है
और ये एक गेंद है। अब इसको कई लोग ये कहेंगे कि सर पहले मैं समझा दूं आपको, ये 3 तरीके से इस बात को आप कह सकते हैं। दैट इज़ ए टेबल, दूर से इशारा करके। पास से है तो दिस इज ए, सॉरी, दैट इज़ ए बॉल, दूर से। दिस इज ए बॉल, पास से, कि ये तो बॉल है। अब एक सेंटेंस है देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसी में कन्फ्यूज़न पैदा होती है। इन तीनों में ये फ़र्क है, जब हम दैट इज़ ए बॉल कहेंगे तो भी सेंटेंस ठीक है। ये डिपेंड करता है आप क्या कहना चाहते हैं, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आप किस लहजे से, किस तरीके से उस बात को कहना चाहते हैं, अलग अलग। अब अगर आप इशारा करके बताना चाहते हैं दूर से तो आप कहेंगे दैट इज़ ए बॉल, तो भी ठीक है। अगर आप पास से इशारा करके बताना चाहते हैं तो दिस इज़ ए बॉल। तो दिस और दैट, ये दोनों जो शब्द हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये इशारा करके बोलने के काम आते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा लेकिन अगर आपका मकसद है इशारा करके बताना कि वहाँ पर ये है। अब देखिए देयर का यूज़ कैसे हो रहा है। देयर इज़ ए बॉल ऑन द टेबल, यानी आप कहीं से भी इशारा कर सकते हैं, आप कमरे में हैं या नहीं। मान लीजिए एक बच्चा है, आप कमरे के बाहर बैठे हैं जहाँ पे टेबल और ये बॉल नहीं है, तो किसी ने पूछा कि भैया पापा, ठीक है, बॉल कहाँ है, तो हमारे घर में कोई बॉल है, तो आपने कहा हाँ बॉल तो है हमारे पास, कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं देयर इज़ ए बॉल ऑन द टेबल, जाओ वहाँ ले लो, टेबल पे रखी हुई है। तो आप कहीं से भी इस बात को कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे उपस्थित हों आप, ज़रूरी नहीं है आप वहाँ हो ही, तो आप ये कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम डेली रूटीन में भी ये कोशिश करते हैं कि जाओ वहाँ पे किचन में कुछ सामान रखा है ले लो, जाओ वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये चीज़ मिल जाएगी ले लो। तो फर्स्ट फ्लोर किचन आप जहाँ से बोल रहे हैं उसके लिए आप देर यूज़ करेंगे। देर मतलब वहाँ क्या है, ये है, कहाँ है, इस पे मिल जाएगी। देर इज़ ए पेन इन द अलमीरा, जाओ ले लो, ठीक है, इस तरह से। तो इन तीनों का ये अलग अलग यूज़ है और एक ही जगह पर आपको ये सीखने को मिल रहा है बहुत ही आसानी से। ये बिना इशारा के काम करने में आता है कि कहीं पर कुछ है, ये दोनों इशारा करने के लिए काम आते हैं, दूर से या पास से इशारा कर रहे हैं। ये आपकी आंखों के सामने होगा तब इन दोनों का यूज़ करेंगे, ये आपकी आंखों के सामने है तो भी, अगर नहीं है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला टॉपिक हम छेड़ते हैं। देयर का यूज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हाउ मैनी और हाउ मच में भी देयर का यूज़ शुरू होता है। अब इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ इंडिया में तो मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कम बच्चे जो बेसिक लेवल पे वीक हैं इनका यूज़ सीखते ही नहीं, ना किसी किताब में दिया होता है। किसी किताब में नहीं दिया होता है, इसका मतलब मेरे कहने से होता है कि बहुत ना के बराबर किताब में दिया होता है, जबकि लाखों करोड़ों पुस्तकें छपी हुई हैं, लेकिन कई बार आपको बुक्स नहीं मिलती हैं, या बुक्स मिलती हैं तो उसमें ये नहीं दिया होता है। तो 2 शब्द हैं नए, यहाँ तक आप अगर रुक चुके हैं तो देयर का यूज़ ख़त्म हो चुका है, थोड़ा आगे भी चलेगा, लेकिन अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। तो थोड़ा फ्रेश माइंड से ब्रेक लेके तब इसको जाने, क्योंकि मैं तो रोज़ इन चीज़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बड़ी स्पीड से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया एक नया। इसमें भी देयर इज़ का यूज़ होगा, कैसे होगा वह मैं बताऊँगा अभी। तो पहले ये देखिए हाउ मैनी और हाउ मच होता क्या है। हम अपनी लाइफ में कई बार जो है ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि मात्रा के बारे में या संख्या के बारे में बात करते हैं। तो इसको ज़रा मैं लिख के बताऊँगा आपको मैं। तो दुनिया की जितनी चीज़ें हैं समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया की सारी चीज़ें हैं पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, वो जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में उनको गिना जा सकता है। काउंटेबल मतलब जिनकी संख्या हो, और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी मात्रा हो। ठीक है,
सिंगुलर भी होता है, ये तो है ही, एक वचन और बहुवचन, लेकिन अब जो टॉपिक अब हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल पर जोर नहीं देना है। हमें जोर देना है कि दुनिया की सारी चीज़ों को आप दो चीज़ों में बांट दीजिए, या तो वो संख्या में उनकी गिनती हो सकती है, संख्या का मतलब जिनकी गिनती हो सके, इसी को हम कहते हैं काउंटिंग जिनकी हो सके, ये काउंटेबल है, COUN, ये N है, TABL, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनकी काउंटिंग हो सके, संख्या यानी जिनकी गिनती हो सके। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है मात्रा, जिनकी गिनती ना हो सके। गिनती किसकी नहीं हो सकती? ज़्यादातर जो है, अब ये नाप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सोना चांदी हो गया, अलग है, ग्राम है, कोई किलोग्राम में है, कोई लीटर में है, कोई मीटर में है, ठीक है, अलग अलग माप होते हैं। तो कई चीज़ें मात्रा में ही मानी जाती हैं, जैसे दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, स्याही हो गई, ये सारी चीज़ें मात्रा में आती हैं, पानी हो गया। और संख्या का तो आपको पता ही है, संख्या में तो लगभग बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो हम सवाल करते हैं, जो काउंटेबल से चीज़ें हैं उनका सवाल हम करते हैं हाउ मैनी से, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल है उसका सवाल हम हाउ मच से करते हैं। हाउ मैनी से किसकी बात करते हैं हम? संख्या की। हाउ मच से किसका सवाल हम करते हैं? मात्रा का। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि भारत में यानी हिंदी भाषा में इन दोनों के लिए एक जैसे ही सवाल किए जाते हैं। क्लास में थोड़े बच्चे हैं, थोड़ा पानी है, क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, जग में बहुत कम पानी है, तो हम सवाल भी उस हिसाब से कर लेते हैं, एक ही शब्द से काम चल जाता है और जवाब भी एक ही शब्द में चल जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में संख्या वाली चीज़ें उसके लिए अलग शब्द हैं, मात्रा वाली शब्द हैं उसके लिए अलग शब्द हैं, और सवाल तो देखिए, सवाल के लिए दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, मैं पूछूं क्लास में कितने बच्चे हैं, जग में कितना पानी है, देखा कितने से काम चल गया। लेकिन इंग्लिश में अगर आपको पूछना होगा तो आपको कितने बच्चे के लिए मैनी लगाना पड़ेगा और पानी के लिए मच लगाना पड़ेगा। ये फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि भाषा अलग है तो दोनों के नियम अलग अलग हैं, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो तो लंबी होगी ही क्योंकि इतना आसान बना रखा है और बहुत सारे। अब इसके मैं आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, समझना पड़े। तो अंग्रेजी में संख्या और मात्रा दोनों हिंदी के मुकाबले अलग से पूछी बताई जाती है, यानी अलग अलग तरीके से पूछी भी जाती है। संख्या और मात्रा दोनों, ठीक है, अलग तरीके से पूछी और बताई भी जाती है। दूसरी बात, इंग्लिश में संख्या और मात्रा के शब्द अलग अलग है, संख्या और मात्रा के शब्द अलग अलग है। जवाब देना हो चाहे सवाल करना हो तो अलग अलग है। हिंदी में तो एक जैसे ही होते हैं। संख्या के लिए अलग शब्द, मात्रा के लिए अलग शब्द। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, क्योंकि हो सकता है उनकी भाषा में एक ही शब्द यूज़ हो रहा हो लेकिन इंग्लिश में तो दोनों। तो हाँ, तो कुछ शब्द जो है संख्या के साथ यूज़ होते हैं, कुछ मात्रा में। तीन तरह के परिवार हैं, और लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं, ठीक है, संख्या में भी और मात्रा में भी। तो उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो उसके लिए जो मैंने आपको शब्द बताए, पहले यहाँ पे मैं वीडियो ऊपर कर रहा हूँ यानी कैमरा, ताकि आप इसको यहाँ होल्ड करके देख सकें। जब आप इसको समझ लें तब आगे हम चलते हैं। अब ज़रा मैं आपको कुछ फॉर्मेट बता दूँ इसके कि कैसे सवाल होते हैं। पहले हम सीखेंगे संख्या से जुड़ी बातों का सवाल कैसे होगा और जवाब कैसे दिया जाएगा। अब देखिए इसका ढांचा देखिए आप ज़रा कैसे बना हुआ है, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ बदलाव करना है, यहाँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से वही रहेंगी। अगर आप इज़ार का यूज़ कर रहे हैं तो आर का यूज़ होगा। बहुवचन में बात करिए हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। वॉज वर में से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनसे भी बनता है तो वर का यूज़ करिए। और विल बी तो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है तो विल बी का यूज़ करिए। अगर अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक है। एक दिन हाउ मैनी और हाउ मच का अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ढांचा भी देखने बड़ा है, वाक्य बड़ा बन रहा है और इसमें शब्द भी बहुत सारे अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी उदाहरण से कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं। अब जैसे देखिए हाउ मैनी, क्या पूछना है संख्या में, यहाँ पे पहला परिवर्तन आप लाएंगे। यहाँ पे क्या पूछना है, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसकी जगह आप कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ लिखनी है तीसरे नंबर पे हाउ मैनी, ये जो संख्या में। फिर आर देयर, वर देयर, विल बी, इनमें से एक यूज़ करें। अब ये मैं इज़ारम की बात कर रहा हूँ, तो इज़ारम में आर का यूज़ होता है। तो पहले ये, फिर इनमें से एक, फिर इनमें से एक, यानी ये, फिर उसके बाद आगे वाक्य बढ़ेगा, तब इन द रूम, इन द होटल या ऑन द टेबल, जो भी है। तो इन, ऑन, एट लास्ट में यूज़ होता है। तब ये सवाल है, तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो कम से कम कितने शब्द आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 शब्द चाहिए, यानी करीबन आपको 8 से 9 या 10 शब्द का ये वाक्य बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इन द रूम लिखोगे तो 2 और। तो ये ढांचा याद रखिए, पहले हाउ मैनी तो आसान है, हाउ मैनी के बाद यहाँ लिखना है आपको जिसकी संख्या पूछनी है। उसके बाद फिर वर्ब लिखना है, सेम यही वर्ड ऑर्डर, देयर आर मत कर दीजिएगा, आर देयर। इज़ारम की बात चली तो आर देयर। जब हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं तो सिर्फ वर्ब का, तो वर्ब पहले आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये दूसरी चीज़ का ध्यान, देयर तीसरे नंबर पे आएगा ध्यान। जब आपने इतना लिख लिया तो क्वेश्चन बन गया। अब आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इन, ऑन, एट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जगह बताने वाले शब्द हैं, तो आपने पूछा है कहाँ है और क्या है, तो ये शब्द यूज़ होंगे, इन, ऑन, एट, ये लगाएंगे आप। तो ये ढांचा हो गया। अब इनका जवाब भी देखिए, अब इनका जवाब भी देयर आर, देयर वर, देयर विल बी से होगा। ठीक है, पहला वर्ड ये होगा, दूसरा वर्ड ये होगा, तीसरा फिर ये होगा। ये चेंज होते रहते हैं, ये तो फिक्स है सवाल के हिसाब से, ये चेंज होते रहते हैं। तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, ऐसे क्रम से लिखिए। तब उसके बाद पांचवा ये होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, क्योंकि आपने जवाब दिया है साधारण वाक्य ये। अब इससे क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आप, ये बीच में जो दिया हुआ है इसी को हम यहां पहले ले आएंगे। तो ये ढांचे को रट लीजिए आप। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट यहाँ पे इस तरह से आप अगर ये सवाल और ये जवाब दोनों दे सकेंगे, सवाल ऊपर वाले तरीके से, जवाब नीचे वाले तरीके से। ढांचा सेम यही रहेगा, बदलाव खाली 2 जगह आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये 2 तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ऐसे ही बदलाव कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, आपको बदलाव कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। यहाँ पे जो शब्द आप पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कौन है और किस जगह पर है, उसके लिए यहाँ इन द रूम, एट स्कूल, जो भी है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं, ये थी संख्या की बात, देखा ना आपने संख्या के लिए हम कैसे बनाए, ये था संख्या का। अब हम बात करते हैं मात्रा की। यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा ये है, संख्या और मात्रा अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है आपको दोनों सीखना पड़ेगा, संख्या भी सीखना पड़ेगा और मात्रा भी सीखना पड़ेगा। मात्रा में पहला क्या फ़र्क आएगा, पहला फ़र्क ये आएगा, यहाँ पे मच लग जाएगा, यहाँ मैनी मत लगाइएगा गलती से भी, क्योंकि ये मात्रा का सवाल है। तो मात्रा मतलब वाटर, इंक, मिल्क, शुगर, पेट्रोल, ये तीसरे नंबर पे आएगा। सबसे पहले ये लिखिए, फिर इनमें से कोई एक लिखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यहाँ पर ये जो वर्ब लगा हुआ है इज़ और वाज, ये यहाँ आर क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब भी हम मात्रा के बारे में बात करते हैं पानी, तो ये एक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे इजी लगाएंगे, आर या एम नहीं। वाज और वर्ब में से वाज लगाएंगे, और विल भी तो सभी के साथ लगता है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। यहाँ पे इज़ आर एम का यूज़ होगा मात्रा में, या वाज वर्ब में से वाज का, यानी इज़, वाज, विल बी का। और ऊपर में ये बहुवचन में होते हैं, इसलिए यहाँ पे आर, इज़ आर एम में से आर का यूज़ है, वाज वर्ब में से वर का यूज़ है, विल बी का में से विल बी का तो होगा सभी के साथ, क्योंकि हम इसमें इज़ आर एम, वाज वर्ब और विल बी, इन्हीं का यूज़ ये बेसिक लेवल पे होता है, तो उसी को सिखा रहे हैं। अब जरा ऊपर से देखिए इसे,
अब आपको पूछना है कि इसका मैं हिंदी कि जग में कितना पानी है, जग में पानी है, या कई बार लोग होगा भी कह देते हैं। तो ये सवाल हो गया, माफ़ कीजिए, ये पूर्ण विराम नहीं है, सवाल है। कितना है तो सवाल है। अब इंग्लिश में देखिए और हिंदी में देखिए कितना फ़र्क है, जग में, लेकिन यहाँ ये लास्ट में आ रहा है। कितना ये बीच में, लेकिन यहाँ शुरू में आ रहा है। पानी ये यहाँ पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे चौथे पे है। ठीक है या होगा, इसके लिए बीच में है, ये बीच में लास्ट में है। तो देखा आप, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं आप। तो हिंदी में तो ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि उसके शब्दों का क्रम ऐसा है, आपको ऐसा मिलेगा इंग्लिश बनाने के लिए। लेकिन इंग्लिश का शब्द का क्रम ये है, हिंदी को मत देखिए। शब्द क्रम में मामले में, शब्द क्रम के मामले में दोनों में फ़र्क है, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले कितना को आगे लाइए, क्योंकि इंग्लिश का ये नियम है। फिर क्या पूछा है, पानी है, तेल है, इंक है, मिल्क है, शुगर है, पेट्रोल है, वो दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद ये, फिर ये। हिंदी में ये है। तो जब हिंदी में आपको ऐसे वाक्य मिले तो ये नहीं कि आप सीधा इसकी इंग्लिश बनाना शुरू कर दो कि जग इन हाउ मच वाटर इज़, नो, गलत हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसा लिखेंगे, ट्रांसलेशन बनाने बैठ गए कि जग हिंदी इन कितना का है, हाउ मैनी, अगर मच लगा दिया तब तो पूरा ही गलत। जग इन हाउ मैनी वाटर है, तो इज़। अब ये देखिए, कोई वाक्य है, जग इज़ हाउ मच वाटर इज़, जग इन हाउ मच वाटर इज़, कोई वाक्य नहीं है। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इसकी इंग्लिश एज इट इज़ उतार। नो, इंग्लिश का जो नियम है पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नियम क्या होता है, पहले ये शब्द, फिर वर्ब, फिर बाकी। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा तब सिंपल बनेगा। ये बन गया जी, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऐसे इस तरह से आपको बताया गया। पहली वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में बता रखा है कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनमें शब्दों का क्रम क्या होता है, किस प्रकार के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, वो आप उसमें सीखते हैं। तो इसमें देखिए, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द जग, तो मैंने कहा देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, तो ये सवाल, ये जवाब में देखते हैं। अब पहले आपने देयर लगाया तो इज़, वॉज, विल बी, इनमें से एक। अभी बात इज़ारिम की चली तो इज़ लगाइए। अब ये लिटिल, ए लिटिल, सम, ये मात्रा को बताने वाले, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, काम चला हुआ है, ठीक ठाक है। उसके लिए जो मैंने आपको शब्द बताए थे कि हम इन शब्दों का यूज़ सीखेंगे, वो शब्द कौन से थे मैं आपको याद दिला दूँ एक बार। वो शब्द ये हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। सम, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, मैनी, मच, ए लॉट ऑफ। इनमें से कुछ शब्द संख्या के साथ यूज़ होंगे, कुछ शब्द इन्हीं में से मात्रा के साथ यूज़ होंगे, कुछ शब्द इसी में से दोनों के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। अब चूंकि एक बड़ा विषय है तो ऐसे इस तरह का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डायलॉग की मदद से समझाने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैंने हाउ मैनी का डायलॉग बनाया है, हाउ मच का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। हाउ मैनी वाला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उसका जवाब इसमें दे रहा हूँ। तो हम अपना सवाल हाउ मैनी या हाउ मच से करते हैं जब किसी जगह वस्तु या व्यक्ति कितने हैं और कहाँ हैं उसके बारे में जानना हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाउ मैनी या हाउ मच से जब हम सवाल करते हैं तो इसका मतलब ये हमें पूछना चाहते हैं कि कोई वस्तु, कोई जगह, कोई व्यक्ति कितने हैं और कहाँ हैं। क्लियर। अब इसका जब जवाब देते हैं तो देयर इज़ से और देयर आर से जवाब देते हैं, क्योंकि इज़ारम की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी इज़ारम से ही समझिए, नहीं तो ये वॉजवर के साथ भी शुरू होता है। आंसर में वॉजवर दोनों आ जाएगा, तो दोनों के साथ शुरू होगा। ठीक है।